हेलो एवरीवन, वेलकम टू तर्कशास्त्र। आई एम आदित्य एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ DILR फॉर द कैट एग्जाम। बिफोर वी जंप टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कैट 2023 का मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का एनालिसिस कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया आ जाए कि हमें मिनिमम कितना स्कोर करना पड़ेगा। क्योंकि the FAQs which I keep getting continuously are कि सर DILR के मॉक्स में या फिर कैट के मॉक्स में DILR का एक भी क्वेश्चन नहीं बना, आउट ऑफ 20 एक भी क्वेश्चन नहीं बना। इससे बच्चे क्या हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं या फिर बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। बट क्या ये सिर्फ आपके साथ होगा? नहीं, ये सब लोगों के साथ हो रहा है। ये जजमेंट पे हम लोग कैसे आते हैं, चलो देखते हैं। कैट का DILR का सेट होता है आपका 20 क्वेश्चंस का, विच इज इक्वल टू 60 मार्क्स। नाउ एज पर द एनालिसिस ऑफ कैट 2023, आप अपने वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हो कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल अगर मैं चेक करूं तो 80 परसेंटाइल पता है कितने पे था कैट 2023 में? स्केल स्कोर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? तो विच इज एप्लीकेबल फॉर स्लॉट 1, स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3 स्टूडेंट्स। 80 परसेंटाइल पता है कितने पे था? 11 पॉइंट समथिंग। 85 परसेंटाइल पता है कितने पे था? 85 परसेंटाइल वॉज एट 13 मार्क्स एंड 90 परसेंटाइल वॉज एट 15 मार्क्स। आउट ऑफ 20 अगर आप 4 क्वेश्चंस भी करेक्ट सॉल्व करते हो, आउट ऑफ 20 अगर आप 4 क्वेश्चंस भी करेक्ट सॉल्व करते हो, यहां पे 5 क्वेश्चंस करेक्ट और एक आधा इनकरेक्ट अगर होता है, करेक्ट 5 क्वेश्चंस करेक्ट और एक इनकरेक्ट, या फिर आप सिर्फ 5 क्वेश्चंस करेक्ट सॉल्व करते हो जहां पे आपको गारंटी नहीं है, वो वाला क्वेश्चन छोड़ देते हो, तो भी आप 80 to 90 परसेंटाइल के बीच में आराम से पहुंच सकते हो। आई एम अहमदाबाद, आई एम बैंगलोर, आई एम कैलकाटा का सेक्शनल कट ऑफ का रिक्वायरमेंट पता है कितना है फॉर DILR सेक्शन? इट्स ओनली 80 परसेंटाइल। तीनों टॉप IIMs आपको खुला बोल रहे हैं कि आप 20 में से सिर्फ 4 क्वेश्चंस करेक्ट सॉल्व करो, आप 80 परसेंटाइल से ज्यादा लेके आओ DILR सेक्शन में, एंड ओवरऑल हमारा जो रिक्वायर्ड कट ऑफ है वो क्लियर करो। आपको हम लोग PI के लिए या फिर नेक्स्ट राउंड के लिए कॉल जरूर देंगे। 20 में से 4 क्वेश्चंस भी नहीं सॉल्व होते हैं, ऐसे 80% स्टूडेंट्स होते हैं। 3.5 लाख में से 80% स्टूडेंट्स ऐसे कि 20 में से 4 क्वेश्चंस भी नहीं सॉल्व हो रहे। मतलब अगर आप 3 या 4 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सो यू आर अमंग द टॉप 20% ब्रैकेट। और क्या चाहिए, राइट? बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहां पे? क्वेश्चन सिलेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? क्वेश्चन सिलेक्शन। उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? सिलेक्ट द राइट सेट। सिलेक्ट और पिक द राइट सेट, क्योंकि 5 क्वेश्चंस के 4 सेट होते हैं, राइट? उसमें से अगर आपने गलत सेट उठा लिया तो आपके कम से कम 8 से 10 मिनट चले जाते हैं वो सेट आपसे सॉल्व नहीं हो रहा ये रियलाइज होने के लिए। तो कुछ बेसिक हाइजीन फैक्टर्स है जो मैं आपको अभी आगे के 3 से 4 मिनट में बताऊंगा, वो प्लीज नोट डाउन करके रखिए ताकि आपको हमेशा DILR सेट में एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत हो जाए। आदत हो जाएगी, ठीक है? 99 परसेंटाइल के लिए आपको 2 सेट सॉल्व करने पड़ेंगे, बट पहले बेसिक हाइजीन फैक्टर की बात करते हैं ताकि आप 80, 85 एंड 90 परसेंटाइल की सीढ़ियां आराम से चढ़ सको। देन वी विल डिस्कस अबाउट 95, 99 परसेंटाइल इन द रेगुलर सेक्शंस। चलो देखते हैं। पहले तो एग्जाम को समझो कि देयर आर 4 सेट्स ऑफ 5 क्वेश्चंस ईच विच इज इक्वल टू 20 क्वेश्चंस। मतलब मुझे 4 सेट
पढ़ के ये डिसीजन लेना है कि ये इनमें से मेरा कौन सा सेट सॉल्व हो सकता है। ये डिसीजन मेकिंग टाइम कितना होना चाहिए? आइडियली आउट ऑफ 40 मिनट्स, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, आउट ऑफ 40 मिनट्स आपके 20 मिनट चले जाते हैं, ये मैं जनरल क्राउड की बात कर रहा हूं, ठीक है, 20 से 30 मिनट चले जाते हैं इन सेट सिलेक्शन। फिर क्या होता है? 40 मिनट में से 30 मिनट चले जाते हैं, यहां पे जो टॉप राइट कॉर्नर में आपका जो टाइमर चलते रहता है ना, उसमें आपको दिखता है 10 मिनट बचे, 11 मिनट बचे, 9 मिनट बचे, 8 मिनट बचे एंड सो ऑन। फिर आप प्रेशर में आना स्टार्ट। ये अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है कि आपके पास एक, जब आप प्रिपेयर कर रहे हो कैट एग्जाम के लिए, आपके पास एक डेटा रेडी होना चाहिए कि मेरा स्वॉट एनालिसिस में स्ट्रेंथ जोन में कौन से टाइप के सेट्स आते हैं। क्या आप मैथमेटिकल रीजनिंग बेस्ड सेट ज्यादा कर पाते हो? क्या आप रीजनिंग बेस्ड डीआई के सेट्स ज्यादा कर पाते हो? क्या आपको थोड़ा सा लॉजिक एंड थोड़ा सा कैलकुलेशन, ऐसे टाइप के सेट्स बहुत इजीली आते हैं? क्या आपको गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है? या फिर क्या आपको स्ट्रेटेजी बेस्ड टूर्नामेंट्स में या फिर स्ट्रेटेजी बेस्ड गेम्स एंड टूर्नामेंट के सेट्स में ज्यादा इंटरेस्ट आता है? आपके पास अगर डेटा रहेगा, इसको सीधा आप क्वांट के साथ कंपेयर करो ना। व्हाई डू यू हैव अ डेटा इन योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड कि आई एम रियली कंफर्टेबल विद ए टॉपिक एंड नॉट एट ऑल कंफर्टेबल विथ बी टॉपिक? क्योंकि आपने ए टॉपिक के ऊपर भी उतना ही एफर्ट्स डाला है जितना बी टॉपिक के ऊपर डाला है, एंड नाउ यू आर नॉट गेटिंग इनफ रिटर्न्स इन टॉपिक बी एज कंपेयर टू टॉपिक ए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे बच्चों को अरिथमेटिक के अच्छे खासे टॉपिक्स में कंफर्ट लेवल महसूस होता है, लेकिन आई एम नॉट सेइंग दिस दैट इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन, लेकिन बहुत सारे बच्चों को अलजेब्रा के जो टॉपिक्स होते हैं या फिर सीक्वेंस एंड सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी जीपी एचपी, ये टाइप के टॉपिक्स जो होते हैं, इसमें ज्यादा कंफर्ट लेवल नहीं महसूस होता है। ये डिसीजन पे वो लोग कब आते हैं? जब आप अरिथमेटिक के टॉपिक्स एंड एपी जीपी एचपी के टॉपिक के ऊपर सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तब आपको समझ में आता है कि अरिथमेटिक में 100 में से मेरे 70 से 80 क्वेश्चंस करेक्ट आ रहे हैं, जबकि एपीजीपी एचपी में या फिर अलजेब्रा बेस्ड कॉन्सेप्ट्स में मेरे 100 में से 30 से 40 ही क्वेश्चंस करेक्ट आ रहे हैं। Why would I jump onto the question of algebra when I have an option of solving the question of arithmetic? Correct? Same kind of data आपको throughout the journey of your preparation of CAT exam DILR के सेट्स के लिए कलेक्ट करना पड़ेगा। एक एक्सेल मेंटेन करो, जिसका वीडियो मैं यूट्यूब पे कंटिन्यूसली डालते रहता हूँ फ्रिक्वेंटली फॉर VRC एंड DILR। एक्सेल में फर्स्ट कॉलम में आप टॉपिक लिखो, कुछ इस तरीके का वो एक्सेल रहता है कि टॉपिक, वेदर करेक्ट और रॉन्ग एंड टाइम टेकन। अगर रीजनिंग बेस्ड डीआई में आपके मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस करेक्ट, ये हर एक सेट के लिए रहेगा, ठीक है। सो लेट अस से सेट नंबर 1, ये सेट मेरा करेक्ट आया, 10 के 12-15 मिनट में मेरा हो गया। सेकेंड सेट था मेरा गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में भी 4-5 टाइप होते हैं, रीजनिंग बेस्ड डीआई में भी 4-5 टाइप्स होते हैं, तो वो सब का डेटा आपके पास होना चाहिए। अगर आपको इससे डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए सो कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब वीडियोस, ठीक है। सो गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में अगर नॉकआउट फॉर्मेट में है, वो क्वेश्चन मेरा करेक्ट आया, ये क्वेश्चन मेरा 12 मिनट में। ऐसे जब आप 100 to 150 सेट्स का डेटा आपके पास रहता है, तब आप ऊपर फिल्टर लगा के बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मेरा स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है। मेजरली मेरे टॉपिक वाइज अगर देखूंगा तो मेजरली मेरे करेक्ट कौन से आ रहे हैं, करेक्ट के लिए 1 दो, रॉन्ग के लिए 0 मार्क दो, तो मेरा मैक्सिमम स्कोर किसमें आ रहा है और एवरेज रैंक क्या आ रहा है। सिंपल। इससे आपका स्वॉट एनालिसिस अपने आप स्ट्रॉन्ग होते जाएगा।
Correct? Now, while you are into the section of DILR in the CAT exam or CAT mock test, हर एक सेट को आइडेंटिफाई एंड डिसीजन लेने के लिए मैक्सिमम 5 मिनट्स पर सेट देना चाहिए, विच इज मोर देन इनफ। 5 मिनट में आपको समझ में आएगा कि पर्टिकुलर सेट में कितने पैरामीटर्स हैं, पर्टिकुलर सेट कितना कैलकुलेशन इंटेंसिव है, और यहाँ पे क्या मुझे आउट ऑफ द बॉक्स जाके बहुत सारी चीजें थिंक करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपका कंफर्ट लेवल कहाँ पे कौन से सेट के साथ आपको महसूस हो रहा है वो आइडेंटिफाई करना है, एंड साथ ही साथ रीड द क्वेश्चंस एज वेल, टेक द हेल्प फ्रॉम क्वेश्चंस। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, 5 में से लेटेस्ट से 2 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो पार्शियल इंफॉर्मेशन पे भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो भले ही मेरा सेट नंबर 1 पूरा सॉल्व ना हो, बट मुझे इसमें से 2 क्वेश्चंस तो खींच के मिल गए, राइट? भले ही मेरा सेट नंबर 3 पूरा सॉल्व ना हो, लेकिन पार्शियल इंफॉर्मेशन पे भी मुझे अगर 3 क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो भी बहुत बड़ी बात है। 2 और 3 5 क्वेश्चंस, मतलब अगर आप थोड़ा वीडियो को रिवाइंड करके देखोगे तो 5 क्वेश्चंस करेक्ट, मतलब आपका 90% हो गया। कौन बोलता है कि 90% लाने के लिए एक पूरा सेट करेक्ट सॉल्व करना पड़ता है? नहीं, 90% लाने के लिए 20 में से 5 इंडिविजुअल क्वेश्चंस आपको करेक्ट सॉल्व करने पड़ते हैं। फिर वो 5 क्वेश्चंस आप चारों सेट से मिला के उठाते हो, या फिर एक सेट के ऊपर से उठाते हो, या फिर 2 सेट से 3 सेट से उठाते हो, वो आपका लुकआउट है। मेरा एजेंडा एज ए स्टूडेंट होना चाहिए कि मुझे पहले 80% मतलब 4 से 5 क्वेश्चंस, फिर 90% विच इज इक्वल टू मोर देन 5 क्वेश्चंस। ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द कैट एग्जाम। चलो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो का पैटर्न कुछ ऐसा रहेगा। आई विल बी शोइंग अ सेट ऑन योर स्क्रीन। यू कैन पॉज द वीडियो, try to solve the set on your own, and then play the video to have a look at the solution. ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। This is the first set which was asked in 2018 exam. Follow the process. You can pause the video now. So this is a kind of set which was asked in 2018 exam. देख रहे हो, समझ रहे हो कितना इजी सेट है? It's not at all difficult to solve this kind of set with proper tabulated logic. चलो देखते हैं, समझने की कोशिश करते। पहले सेट में क्या दिया हुआ है? An ATM dispenses exactly 5,000 rupees per withdrawal. Okay, ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज्यादा। तो आप ATM में गए, कितना भी अमाउंट डालो आपको 5,000 ही रुपया मिलेगा। तो अमाउंट डालने का ऑप्शन ही नहीं है, फिर कुछ तो टुक 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 करना पड़ेगा। उसमें से 4 बार टुक टुक आपको करना पड़ेगा पिन डालने के लिए। दूसरा एटीएम आपको ऑप्शन ये देता है कि मेरे पास देखो सिस्टर, मेरे पास 100 रुपीज 200 रुपीज और 500 रुपीज के नोट है। आपका क्या प्रेफरेंस है? आप अगर बोलते हो कि मुझे 5,000 रुपया चाहिए, लेकिन मेरा प्रेफरेंस है 500 रुपीज का। So even though you have 500 rupee notes, 200 rupee notes and 100 rupee notes, if my preference is 500 rupees, then ATM requires every customer to give her preference for one of the 3. It then dispenses notes such that the number of notes of the customer's preferred denomination exceeds the total number of notes of the अदर डिनोमिनेशंस। करेक्ट? मतलब अगर मैंने 500 का प्रेफरेंस चूज किया तो मुझे 5,000 रुपीज कुछ इस तरीके से मिलेंगे। एक तो मुझे 500 रुपए के 10 नोट्स मिलेंगे, 200 का 0, 100 का 0 विच इज इक्वल्स टू 5,000, या फिर मुझे 500 के 9 नोट्स मिलेंगे, 200 के 2,
100 का 1 या फिर 200 का 1 एंड 100 के 3 विच इज इक्वल्स टू 5 की कैलकुलेट आप कर सकते हो। ठीक है कि 200 के दो नोट्स मतलब 400 रुपीज प्लस 100 रुपया, या फिर 200 का एक नोट मतलब 200 रुपीज प्लस 300 रुपया। 9 into 500 is 4500 which is again equal to 5000 rupees। यहाँ पे ये जो 100 and 200 के नोट्स डिस्पेंस हुए हैं उनका टोटल 500 के टोटल नंबर ऑफ नोट्स से हमेशा कम रहेगा, क्योंकि मेरा प्रेफरेंस 500 है। अगर मेरा प्रेफरेंस 200 रहेगा तो वो लॉजिक उल्टा हो जाएगा। 200 के टोटल नोट्स will always be more than the total number of notes of 500। क्लियर? इसके ऊपर क्वेश्चंस है, 2018 की बात है, अब भी 5-6 साल पहले की। ठीक है, बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है। इन हाउ मेनी वेज कैन एटीएम सर्व अ कस्टमर हु गिव्स 500 रुपी नोट्स एज अ प्रेफरेंस? अब भी देखा हमने। चलो स्टार्ट करते हैं कि अगर मेरा प्रेफरेंस 500 का है तो मुझे 200 की एंड 100 की टोटल नोट्स से ज्यादा 500 की नोट्स मिलनी चाहिए। तो पहला वे तो है 10 0 0, दूसरा है 9 2 1, तीसरा है 9 1 3। अभी 500 रुपीज के 9 नोट्स, तो इसमें क्या तीसरा तरीका मिल सकता है? मिल सकता है ना, क्यों नहीं? 500 के 9, 200 का 0, तो इसके 5। करेक्ट। उसी तरीके से 500 के अगर मैं 8 करूं तो टोटल कितना हुआ? 4000। तो 200 के 5 0, ये एक तरीका हुआ। अभी इसका 8 रख के 200 का एक एक नोट कम करते चले, मेकिंग श्योर दैट दिस 500 rupee notes, number of 500 rupee notes will always be more than the total number of 100 and 200 rupee notes। क्लियर? तो यहां पे 5 की जगह पे अभी मैंने 4 किया, तो 2 नोट्स मुझे 200 रुपए कहां से लाऊंगा? 100 रुपए इसके फॉर्मेट में। ये 8 3 अगर करते हैं तो यहां पे 400 रुपया लाना पड़ेगा इधर, तो 4 + 3 7 हुआ। ठीक है, काउंट पे हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट, यहां पे अगर मैं 8 करता हूं, इधर अगर 2 करता हूं तो 2 × 200 गिव्स मी 400, मतलब मुझे 100 के 6 नोट्स लगेंगे, विच मेक्स टोटल नंबर ऑफ 100 and 200 rupee notes which is equal to 8 equal to the total number of 500 rupee notes, which is not allowed in the question, right? क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि it should exceed the total number of notes of other denominations dispensed to her। तो 8 2 6 का कॉम्बिनेशन अलाउड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 7 into 500 is 3500। बचे हुए 1500 रुपए के लिए मुझे 200 की 7 और 100 का 1 लगेगा। Here the number of 100 and 200 rupee notes are exceeding the total number of 500 rupee notes। इसी का मतलब है कि आप 7 या उससे कम नोट्स 500 के नहीं डिस्पेंस कर सकते। तो हाउ मेनी वेज? 1 2 3 4 5 6 7। There are 7 different ways in which an ATM can dispense the 5000 rupees। Correct? Done? Let's move forward to question number 2। Question number 2. If the ATM could serve only 10 customers with a stock of 50 500 rupee notes, मतलब ATM के अंदर अभी 500 रुपी के सिर्फ 50 नोट्स हैं और वो मैक्सिमम 10 कस्टमर्स को सर्व कर सकता है। मैक्सिमम 10 कस्टमर्स को सर्व कर सकता है। एक कस्टमर को सर्व करने के लिए उसके 500 के 8 नोट्स चले जाते हैं मिनिमम। अगर मुझे 500 रुपए के 50 नोट्स मैक्सिमम लोगों में अगर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो हर एक बंदे को कम से कम नोट्स मैं दे सकता हूं, राइट? तो उसने पूछा है कि
number of notes other denomination and sufficient number of notes of other denominations. What is the maximum number of customers among these 10 who could have given 500 rupee as their preference? 500 रुपये का प्रेफरेंस देने के लिए आपको 500 की सबसे ज्यादा नोट्स मिलने चाहिए. तो अगर आप 500 के 10 नोट्स लेके जाओगे तो मैक्सिमम 5 कस्टमर्स को वो एटीएम सर्व कर सकता है. अगर आप 500 रुपये के 9 नोट्स लेके जाओगे तो भी मैक्सिमम 5 कस्टमर्स को ही वो सर्व कर सकता है जिनका प्रेफरेंस 500 होगा. ओके, तो ऐसे 10 में से कितने लोग हो सकते हैं जिनका प्रेफरेंस 500 रुपये नोट होगा? ऑब्वियसली एक को अगर मैं 8 नोट्स देता हूं तो ऐसे मेरे 6 लोग हो सकते हैं, राइट? ऐसे मेरे 6 लोग हो सकते हैं जिनको मैं 500 रुपये के ज्यादा नोट्स अलाउ कर सकता हूं या फिर 500 रुपये का प्रेफरेंस देना अलाउ कर सकता हूं. 8 into 6 gives me 48. Out of my 50 500 rupee notes, 48 मेरे चले गए. Now, remaining 4 customers will have to give either 100 or 200 as their preference. Clear? Sure. Question number 3. What is the maximum number of customers that the ATM can serve with a stock of 50 500 rupee notes and a sufficient number of notes of other denominations if all the customers are to be served with at most 20 notes per withdrawal? ये क्वेश्चन नंबर 1 के इर्द गिर्द घूमता है. ठीक है, उसके इर्द गिर्द घूमता है. यहां पे क्या पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स को मुझे सर्व करना है. आप प्रेफरेंस जो चाहे वो दो, आप प्रेफरेंस जो चाहे वो दो, लेकिन यहां पे मैंने कंडीशन क्या रखा है कि मैक्सिमम 20 नोट्स के अंदर आपको आपका पैसा उठाना पड़ेगा. इसी का मतलब अगर मैं एक कस्टमर हूं और मैंने अगर 100 रुपये का नोट प्रेफरेंस दिया, 50 तो मुझे 100 रुपये के नोट मिलने से रहे, सीधी बात है, करेक्ट? 40 नहीं मिलेंगे, 30 नहीं मिलेंगे, 20 भी नहीं मिलेंगे. मैक्सिमम 100 रुपये नोट्स विच आई कैन टेक, ये मुझे फाइंड आउट करना है. तो मैक्सिमम 100 रुपये नोट्स अगर मैंने 20 ले लिए तो बाकी खत्म है, 2000 रुपये मुझे देके ये निकलना पड़ेगा, राइट? अगर मैंने 16 ले लिया, 1600 रुपया, 3400 आप कैसे फिल करोगे? पॉसिबल ही नहीं है. 500 रुपये के नोट से भी पॉसिबल नहीं है. 4 नोट में कैसे करोगे? तो इवन नंबर लेने की कोशिश करते हैं. अगर मैंने 14 ले लिया तो 1400 रुपया गया, फिर भी 3600. आप इसके 500 के 7 नोट्स भी लेके आए तो भी पॉसिबल नहीं. देन आई कैन टेक 12 नोट्स. अभी 3800. अभी 3800 में से 7 नोट्स अगर मैंने 500 के लिए, आई विल गेट 3500. फिर भी 300 रुपये बचा है, जो एक एंड 12 और 7 19 नोट्स हो गई. तो एक नोट में 300 रुपये का नोट अभी तक तो आज मैंने नहीं निकाला है. ठीक है, 75 का कॉइन निकाला है, 300 रुपये का नोट नहीं निकाला है अभी तक. तो आपको सिर्फ इंस्टाग्राम या कहीं पे तो भी मीम्स में ही मिलेगा. ठीक है, 100 के मैक्सिमम अगर मैंने 10 नोट्स दे दिए, 100 का प्रेफरेंस देके मैक्सिमम अगर मैंने 10 नोट्स दे दिए, तो ये कितना हुआ? ये अमाउंट 1000 रुपीज, करेक्ट? तो मुझे 8 नोट्स 500 के निकालने पड़ेंगे, विच गिव्स मी 4000 रुपीज. तो मेरा 100 का प्रेफरेंस भी मैच होता है और टोटल नंबर ऑफ नोट्स भी लेस देन 20 होती है. तो ये आपको 100 के लिए, 200 के लिए भी करना पड़ेगा. क्या इसको कोई सिंपल लॉजिक है 2-3 मिनट के अंदर जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो पाए? चलो देखते हैं. 7 and 6. मैक्सिमम 20 नोट्स आप निकाल सकते हो, जो चाहे प्रेफरेंस दे दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता. लेकिन 500 रुपये के मैक्सिमम आपके पास 50 ही नोट्स है. तो आपको मैक्सिमम 20 नोट्स में अगर 5000 रुपीज विड्रॉ करने हैं तो 500 रुपये का हेल्प लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 200 रुपये के हेल्प से आपको मिनिमम 25 नोट्स लगेगी.
विच इज अगेन नॉट अलाउड। क्लियर? तो 500 रुपये की नोट्स का हेल्प लेना ही पड़ेगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, लेट अस से दिस इज 500 रुपीज की एक्स नोट्स, 200 रुपीज की वाई नोट्स एंड 100 रुपीज का जेड नोट्स। मुझे क्या इक्वेशन सेटिस्फाई करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 20। फिर आप x y z का वैल्यू कितना भी रख सकते हो, लेकिन x का मैक्सिमम जो वैल्यू रहेगा वो आप x का टोटल करते करते 50 के ऊपर नहीं लेके जा सकते, इतना भी मेक श्योर करना है। तो चलो, अगर मैंने x के या 500 के 5 नोट्स दे दिए, 2500 रुपए मेरा डिसबर्स हो गया, करेक्ट। 100 का एक नोट ले लिया, 2600 रुपए डिसबर्स हो गया, करेक्ट। एंड 200 के 13 नोट्स अगर ले लिए तो 200 के 12 नोट्स अगर ले लिए तो 12 इंटू 2 इज 2400। तो 5 इंटू 500 2500 प्लस 100 2600 प्लस 12 इंटू 2 2400, ये हुआ मेरा 5000 रुपीज, करेक्ट। मुझे 500 के कम से कम नोट यूज करने, तो एक 500 का कम करता हूं तो मेरे 200 के 2 और 100 का 1 बढ़ेगा, तो टोटल 3 नोट्स बढ़ेंगे। ये देखो, ये मेरा टोटल काउंट हुआ 12 5 17 1 18, ठीक है। एक 500 का कम करते हैं, मैंने क्या बोला, 200 के 2 बढ़ेंगे, 100 का 1 बढ़ेगा, 14 4 18 2 20। ये 20 नोट्स में मिनिमम नंबर ऑफ 500 नोट्स यूज करके मैंने 5000 रुपीज का कैलकुलेशन फिट कर लिया, करेक्ट। खत्म हो गया ना। फिर आप मिनिमम 400 नोट्स आपको देने ही पड़ेंगे, उससे ज्यादा करना चाहते हो करो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कम से कम 500 रुपए के नोट्स मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, 4 से कम तो नहीं कर सकता। तो 50 500 के नोट्स 4 के पार्ट में मैं 12 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स दैट द एटीएम कैन सर्व इज 12। 12 इंटू 4, 12 इंटू 4 मेरी 48 500 की नोट्स यूज हो गई, तो मेरे पास अभी 2 नोट्स बचती हैं 500, अमाउंट बचा 4000, जिसके लिए मैंने मैक्सिमम अमाउंट डिनोमिनेशन का भी यूज किया तो भी 20 लेना पड़ेगा, विच एड्स अप टू 22। लेकिन आपको मैक्सिमम 20 नोट्स ही यूज करना अलाउड है। दैट्स व्हाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स द एटीएम कैन सर्व इज 12। And last question of the set. What is the number of 500 rupee notes required to serve 50 customers with 500 rupee notes as their preferences and another 50 customers with 100 rupee notes as their preferences if the total number of notes to be dispensed is the smallest possible? कुछ तो कंडीशन वो जरूर डाल के रखेंगे, हमेशा ध्यान में रखना। कैट के क्वेश्चंस आर नेवर डिफिकल्ट, बस एक हर्डल थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। 100 मीटर रेस जो रिकॉर्ड हुसैन बोल्ट का वो है 9.5 समथिंग सेकेंड्स का, राइट। वही 100 मीटर या 400 मीटर स्टीपल चेस का रिकॉर्ड देखो आप, वो जितने ज्यादा हर्डल्स होते हैं उतना आपका स्पीड कम होते जाता है। उसमें भी जो इंडिविजुअल 2 हर्डल्स के बीच में एग्जैक्टली 3 स्टेप लेके चौथे स्टेप में जंप करेगा, वही इंडिविजुअल आगे जाके जीतेगा। तो कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी, क्लियर। दैट इज व्हाट कैट एग्जाम इज एक्सपेक्टिंग कि पहले 2 क्वेश्चंस बहुत इजी मिले, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा एक लेवल ऊपर मिला, चौथा क्वेश्चन में एक हर्डल और डाल दिया। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करना है नहीं करना है ये आपका कॉल है। 2018 के एग्जाम में अगर इससे मिलता जुलता दूसरा एक सेट आपको मिलता है तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करो। ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे 3 मार्क्स मिलेगा। उतने ही टाइम में दूसरे सेट के 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व होते तो 6 से 9 मार्क्स मिलते हैं, राइट। 18 मार्क पे 98% 95% के आसपास चले जाते हो, 18 मार्क्स पे 95% है 2023 के हिसाब से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नंबर ऑफ 500 रुपी नोट्स रिक्वायर्ड टू सर्व 50 customers? Okay, I am going to erase this all now.
required to serve 50 customers with 500 rupee notes as their preferences. पहला क्वेश्चन याद है? पहला क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था कि when you want to give 500 rupee notes as your preference, एक 500 रुपी का नोट मुझे अगर 200 और 100 में मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स यूज करके डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 200 की 2 लेनी पड़ती है, 100 की एक 500 का रुपये का नोट हटाओ, 3 नोट्स ऐड करने पड़ेंगे। 500 का प्रेफरेंस आपको देना है तो आप मिनिमम 8 इंटू 4, 8 इंटू 5 इज 4000, यहाँ पे आप 5 ये करो, हो जाएगा आपका 5000 मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स। आप इसको 7 करोगे तो 3500 होता है, फिर इसके 7 नोट्स लगेंगे मुझे 1400 रुपया और एक पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 8 और ये होगा 7। तो आपका मेन क्वेश्चन का प्रिफर्ड डिनोमिनेशन शुड एक्सीड द टोटल नंबर ऑफ नोट्स ऑफ अदर डिनोमिनेशन। मेन क्वेश्चन बॉडी का जो कंडीशन है वो आप वहां पे वायलेट कर रहे हो। तो 500 की आपको मिनिमम 8 नोट्स देनी ही पड़ेगी इफ द प्रेफरेंस इज 500। ठीक है, तो कितने नोट्स है 500 के आपके पास? विथ 50 रुपी नोट्स एज देयर प्रेफरेंस, करेक्ट। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ 500 रुपी नोट्स रिक्वायर्ड टू सर्व 50 कस्टमर्स एज 500 रुपी नोट्स एज देयर प्रेफरेंस? तो ऐसे मेरे पास 8 नोट्स लेने वाले 50 कस्टमर्स हैं। समझ में आ रहा है? 8 नोट्स लेने वाले 50 कस्टमर्स हैं, तो ये कितना टोटल नंबर ऑफ नोट्स लगेगा मुझे? 400 नोट्स ऑफ 500 लगेगी, करेक्ट। 400 नोट्स लगेगी 500 की 50 कस्टमर्स को सर्व करने के लिए जिनका प्रेफरेंस है 500। सेकेंड पॉइंट क्या बोला है कि अनदर 50 कस्टमर्स विथ 100 रुपी नोट्स एज देयर प्रेफरेंस इफ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स टू बी dispensed is the smallest possible। अभी ये कंडीशन को समझो आप तो क्वेश्चन खत्म है कि 100 रुपी नोट्स मेरा प्रेफरेंस है, लेकिन 100 रुपी नोट्स प्रेफरेंस है मतलब 50 नोट्स 100 के निकाल के नहीं आ सकता। टोटल नंबर ऑफ नोट्स मस्ट बी एज लो और एज लेस एज पॉसिबल। सिंपल कैलकुलेशन है। 100 रुपी के आप 10 नोट्स निकालो, 1000 रुपया हो गया। 500 रुपीज के 8 नोट्स निकालो, कितना रुपया हो गया? 4000, करेक्ट। 500 रुपीज के 8 नोट्स निकालो, फिर भी 4000 रुपये हो गया, करेक्ट। क्या मैं इसको दूसरे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं जहां पे मेरे टोटल नंबर ऑफ नोट्स 18 से कम आए? नहीं, 100 रुपी का प्रेफरेंस है तो 1000 रुपीज आपको 100 रुपये में मिलेगा इन 10 नोट्स एंड बचा हुआ 4000 रुपीज आपको 500 रुपये में मिलेगा विथ 8 नोट्स। ऐसे भी मेरे पास 50 कस्टमर्स है जिनका प्रेफरेंस है 100 रुपये, तो इनको हर एक कस्टमर को 8 नोट्स अगर मुझे देनी है तो यहां पे भी फिर से मेरे 400 नोट्स गए, करेक्ट। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ 500 रुपी नोट्स रिक्वायर्ड? 400 प्लस 400 गिव्स मी 800। क्लियर? तो पहले 6 मार्क परोस के दिए थे। स्ट्रैटेजी को हमेशा समझ के चलो। पहले 6 मार्क परोस के दिए थे, ये वाले 3 मार्क के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा। ये वाले 3 मार्क इससे भी कंपैरेटिवली इजी। Clear? Now let's have a look at next set of previous year CAT exam। 2015 में पूछा हुआ है 1, 2, 3, 4 easy questions है। You might want to pause the video and try to solve this question। चलो, समझा? क्या समझा? 2 चींटियां है, स्लिपरी वॉल पे चढ़े जा रही है। क्यों चढ़े जा रही है? अपने क्या कहना है, शायद ऊपर शुगर वुगर रखा रहेगा। एड़े जैसे स्लीप होती जा रही है हर 2 मिनट में, हर 1 मिनट में, लेकिन फिर भी दे आर स्टिल क्लाइंबिंग अप द वॉल। क्या सीखोगे उनसे? जिद सीखना है उनसे, राइट? बहुत कुछ सीखने जैसा है।
हर 2 मिनट में अगर वो जितना डिस्टेंस कवर कर रही है उसका आधा डिस्टेंस वो स्लीप हो रही है, दोनों वॉल का कुछ ना कुछ नंबर है, स्टिल दे आर नॉट स्टॉपिंग फ्रॉम क्लाइंबिंग अप द वॉल, राइट? क्या सीखोगे? कितना भी बार मॉक्स देने के बाद अगर स्कोर कम होते जा रहा है, रुकना नहीं, करेक्ट, थकना नहीं, आप अपना काम करते चलो, अपने एफर्ट्स डालते चलो, रिजल्ट अपना अपना देख लेगा। क्लियर? चलो बाकी की बातें बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर। Two ants start climbing a slippery wall together from the bottom of the wall. Ant A climbs at the rate of 3 inch per minute. Ant B climbs at the rate of 4 inch per minute. चलो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। नीचे से ऊपर जा रही है वो, करेक्ट, इसीलिए एंट ए इधर लिखता हूं और एंट बी इधर लिखता हूं। एंट ए climbs at the rate of 3 inch per minute and ant B climbs at the rate of 4 inch per minute. Clear? Next. However, owing to the fact that the wall is slippery, ant A slips back 1 inch for every 2 inches climb. So it slips back 1 inch for every 2 inches climb. ये बस एक नोटिफिकेशन लिखा है, ठीक है, 1/2 नहीं, आपको जैसे लिखना है वैसे लिख सकते हो। दूसरे फॉर्मेट में भी हम लोग लिख सकते हैं कि 3 इंचेस पर मिनट, 4 इंचेस पर मिनट, फॉर एवरी 2 minutes 2 inches climb it slips back by 1 inch and ant B slips back 1.5 inch for every 2 inches climb. ये तो और ज्यादा स्लिप हो रही है। फॉर एवरी 2 inches climbed it slips back by 1.5 inch. बेचारे मतलब हर 2 इंच चढ़ने के बाद उसका एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड कितना होता है? उसका एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड कितना होता है? सिर्फ 0.5 इंच, करेक्ट? फॉर एवरी 2 inches climb it is slipping back by 1.5 inch. Still it is not stopping. सीखो, चीटी है, करेक्ट? Besides this, ant A takes a rest of 1 minute after every 2 minutes. Justified है, आपके लिए भी ये एप्लीकेबल होता है। इतना भी कंटिन्यूअसली रगड़ते मत जाना खुद को कि आप वेयर आउट हो जाओ जब एग्जाम पास में आता है। एक स्टूडेंट था हमारे पास, क्या 2021 का स्टूडेंट था। ही वॉज अ फाइनल ईयर ग्रेजुएट अपीयरिंग स्टूडेंट। कॉलेज भी चल रहा था, उसके सबमिशंस भी चल रहे थे, फाइनल ईयर के एग्जाम्स वगैरह भी चल रहे थे और कैट का प्रिपरेशन भी उसको करना था। उसने इतना ज़्यादा, और उसने सेकेंड ईयर की 4th सेमेस्टर में ही कॉलेज एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। सो फॉर कैट 2021 he started his preparation from the month of June 2020. जून 2020 से वो डेली 4 to 5 आवर्स कैट के लिए प्रिपेयर करते रहता था, और टैलेंटेड बंदा था। जून 2021 आते आते वो इतना थक गया मेंटली कि उसने आखिरी के 2 महीने कैट के प्रिपरेशन को हाथ भी नहीं लगाया। ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए वीक में मंडे टू संडे के बाद संडे यूनिवर्सली छुट्टी दिया हुआ है। क्यों? अरे इंसान है हम, रोबोट थोड़ी ना, राइट? वो रोबोट बनाने का काम मस्क भाई का है, उसके ऊपर छोड़। अपना काम है इंसानों की तरह काम करने का। अपने पास दिमाग दिया हुआ है भगवान ने, उसको अच्छे से यूज करो, लेकिन उसको रेस्ट देना भी उतना ही जरूरी। ये एंट को समझ में आ गया, आपको भी समझना जरूरी है, ठीक है? तो वो एंट क्या कर रही है कि इट टेक्स अ रेस्ट ऑफ 1 minute आफ्टर एवरी 2 minutes। तो ये एंट ए 2 इंचेस चढ़ने के बाद 1 इंच स्लीप हो जाती है, एंट बी 2 इंचेस चढ़ने के बाद 1.5 इंच स्लीप हो जाती है, और एंट ए टेक्स अ रेस्ट ऑफ 1 minute आफ्टर क्लाइंबिंग अप फॉर एवरी 2 minutes. Ant A takes a rest of 1 minute after climbing every 2 minutes, and ant B takes a rest of 1 minute after every 3 minutes. So this ant also takes a rest of 1 minute after climbing for every 3 minutes.
correct? And A also takes a rest of 1 minute every 2 minutes, and ant B also takes a rest of 1 minute every 3 minutes. Assume that both ant A and ant B continuously slips while climbing. तो इनका कैलकुलेशन कर लेते हैं. एक छोटा सा आपको एक पैटर्न समझना पड़ेगा कि हर 2 मिनट में एंट ए 6 इंचेस चढ़ती है, करेक्ट? हर 2 मिनट में. सो फर्स्ट मिनट में एंट ए क्या होगा, 3 इंचेस क्लाइम करेगी. लेकिन क्या वो सिर्फ 3 इंचेस क्लाइम करेगी? नहीं. आप समझो, मैं यहां पे पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? यहां पे मैं लिखूंगा टाइम, डिस्टेंस ऑफ एंट ए एंड डिस्टेंस ऑफ एंट बी, और डिस्टेंस के साथ साथ उनका एक्शन भी, क्या वो रेस्ट कर रही है या फिर क्लाइम कर रही है या फिर स्लीप हो रही है. बाय एंड स्लेप्ट बाय 1.5 इंच. सो 1 मिनट के बाद शी इज एक्चुअली क्लाइंबिंग 1 inch. Correct? This ant A is climbing for 2 inches and ant B is climbing for 1 inch. Every minute की स्टोरी है ये. Every minute. तो every minute अभी यही कंटिन्यू होते रहेगा उनका. For whichever minute they are active, ant A is covering 2 inches of a distance. Correct? Ant A is covering 2 inches of a distance and ant B is covering 1 inch of a distance. Plus 3 inches per minute, 2 इंच चढ़ने के बाद 1. सेकेंड मिनट का स्टोरी थोड़ा सा अलग रहेगा एंट ए का. देखो, सेकेंड मिनट में वो 1 इंच क्लाइम करेगी, तो 2 इंचेस क्लाइम करने के बाद शी विल स्लीप बाय 1 इंच. समझ में आ रहा है डिफरेंस? कि 1 मिनट होने के बाद उसका 2 इंच क्लाइम करने के बाद 1 इंच स्लीप होने वाला जो फैक्टर है वो रीसेट नहीं हो जाएगा, ठीक है? टाइम अपना अलग चलते रहेगा. 2 इंच चढ़ने के बाद 1 इंच स्लीप होना वो अलग चढ़ते रहेगा. सो इन सेकेंड मिनट वो 2 इंच क्लाइम करने के बाद 1 इंच स्लीप करेगी. करेक्ट? 1 इंच क्लाइम करेगी, 1 इंच स्लीप करेगी, क्योंकि उसका 2 इंचेस क्लाइंबिंग एंड 1 इंच स्लीपिंग. 0 हो गया. फिर उसने 1 मिनट में 3 इंच चढ़ना चाहिए था, तो 1 इंच हो गया. 2 इंच चढ़ेगी, लेकिन फिर से 1 इंच स्लीप हो जाएगी. तो सेकेंड मिनट में उसका +1 - 1 ओनली 1 इंच इतना डिस्टेंस कवर होगा. समझो, ठीक है? एंड ए का फर्स्ट मिनट में 2 इंचेस, सेकेंड मिनट में 1 इंच, और हर 2 मिनट के बाद वो 1 मिनट रेस्ट कर रही है. सो थर्ड मिनट में क्या होगा? एंड ए विल टेक अ रेस्ट. एंड बी के साथ क्या हो रहा है? शी इज टेकिंग 1 मिनट का रेस्ट आफ्टर एवरी 3 मिनट्स, राइट? सो सेकेंड मिनट में भी उसके साथ यही होगा कि शी विल क्लाइम फॉर 1 and 1, स्लीप फॉर 1.5, क्लाइम फॉर 1 and 1, स्लीप फॉर 1.5. अल्टीमेटली उसका फिर से 1 इंच का ही डिस्टेंस कवर होगा. थर्ड मिनट में भी उसका 1 इंच का ही डिस्टेंस कवर होगा. लेकिन फोर्थ मिनट में क्या होगा? थोड़ा सा अपने को स्पेस कंस्टेंट आ गया है. फोर्थ मिनट में क्या होगा? एंट ए फिर से 2 इंचेस क्लाइम करेगी ओवरऑल डिस्टेंस, और एंट बी नाउ विल टेक अ रेस्ट. सो ओवरऑल 2 मिनट 3 मिनट के एंड में, ओवरऑल 3 मिनट के एक साइकिल में एंट ए ने 2 और 1 3 इंचेस चढ़ा, एंट बी ने 1 1 1 3 इंचेस आई, और थर्ड मिनट के एंड पे वो एक दूसरे को मिली. जैसे ही एंट बी आई, एंट ए फोर्थ मिनट में चालू हो. करेक्ट? तो फोर्थ एंड फिफ्थ मिनट में फिर से वो 2 + 1 3 इंचेस जाएगी, 6 मिनट में सो जाएगी. ये फोर्थ मिनट में रेस्ट लेगी, फिफ्थ मिनट में 1 इंच जाएगी, 6 मिनट में 1 इंच जाएगी, 7th मिनट में फिर से 1 इंच जाएगी, तो टोटल 6 इंचेस जाएगी. 7 मिनट के बाद इसका 6 इंचेस कंप्लीट होगा, 8वें मिनट पे रेस्ट लेगी. इसका 5 मिनट के बाद 6 इंचेस कंप्लीट होगा, 6वें मिनट पे रेस्ट लेगी. क्लियर? द 2 ants मीट ईच अदर एट 3 इंचेस. अब भी हमने देखा, करेक्ट?
द टू एंड्स मीट ईच अदर एट 3 इंचेस। तीन मार्क ऐसे ही मिल गए, करेक्ट, ऐसे ही मिल गए तुरंत। क्वेश्चन नंबर 5, if the widest gap achieved between the two ants within the first 10 minutes is n inch, what is the value of n? ठीक है, let's try to understand the pattern. After every second minute, ant A completes 3 inches and on third minute it takes a rest. So after every 3 minutes she is completing 3 inches. So 9 सेकंड के बाद, 9 मिनट के बाद उसके 9 इंचेस कंप्लीट हो जाएंगे। 10वां मिनट मतलब उसका ये 2 इंच वाला मिनट है, क्योंकि रेस्ट के बाद जब वो आती है तो पहले मिनट में पूरा फ्रेश होती है, तो वो 2 इंचेस कवर कर लेती है। तो 9 मिनट में 9 इंचेस और 10वें मिनट में उसका 11 इंचेस कंप्लीट हो जाएगा। एट द एंड ऑफ 10th मिनट एंड ए would have covered 11 inches. एंट बी का क्या सीन है? एंट बी 1 इंच पर मिनट करती है, चौथे मिनट पर रेस्ट लेती है, फिर से 5वें पे 1, 6वें पे 1, 7वें पे 1, मतलब टोटल 6 इंचेस हो गया, 8वें मिनट पर रेस्ट ले लिया, करेक्ट। 8 मिनट्स 6 इंचेस, 9वें पे 1 इंच, 10वें पे 1 इंच, 8 इंचेस। That's why the widest gap achieved between the two ants within the first 10 minutes is 3 inches. बढ़ते जाएगा ये। Ant A is comparatively faster than Ant B, even though Ant A is taking frequent risks. समझ में आ रहा है? कैट के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं कि टेक प्रॉपर ब्रेक्स इन योर प्रिपरेशन। जितना शॉर्ट जर्नी है आपके प्रिपरेशन का, उतना इंटेंस ज्यादा होता है, तो भी प्रॉपर ब्रेक्स की जरूरत होती है। जितना लॉन्गर जर्नी है आपके प्रिपरेशन का, उतना इंटेंसिटी कम होता है, फिर भी ब्रेक्स की जरूरत होती है। ह्यूमन माइंड है, रिस्पेक्ट करो उसको, उतना प्यार दो और उसको उतना ब्रेक्स भी दो। प्यार अपने आप को भी देना चाहिए, हर बार दूसरों को बांटते नहीं फिरना चाहिए, ठीक है। चलो, इफ ant B does not have any periods of rest, then how many times do the ants meet in the first 10 minutes? ठीक है, अभी ant B हर मिनट में 1 इंच चढ़ रही है, एंड ant A फर्स्ट मिनट में 2 इंचेस, सेकेंड में 1, थर्ड में ब्रेक, फिर से 2-1 ब्रेक, 2-1-0, राइट। तो 10 मिनट में वो कितने बार मिलेगी एक दूसरे को? तो ये मैं इरेज करूं या फिर इरेज ना करके भी यहां पे लिखने की कोशिश करते हैं। सो ant A, ant B. Ant B is climbing up at the rate of 1 inch per minute. Ant A is climbing up at the rate of 210. Ant B का कुछ भी रेस्ट ड्यूरेशन नहीं है। तो हाउ मेनी टाइम्स डू दे मीट इन द फर्स्ट 10 मिनट्स? ये मुझे काउंट करना है। सो फर्स्ट मिनट में 2-1-0, 2-1-0, 2-1-0, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। टोटल डिस्टेंस अलग से लिखूंगा मैं, ठीक है। इसका 1-1-1-1-1-1। सो नाउ द टोटल डिस्टेंसेस कवर्ड आर 2 इंचेस, 3 इंचेस। वो कौन से मार्क पे है? सपोज करो मैंने ये स्क्रीन पे मार्क्स कर दिए 1 इंच, 2 इंचेस, 3 इंचेस, 4 5 6 7 8 9 10। तो वो एंट कौन से मिनट के एंड पे कहाँ पे है ये मुझे देखना है। सो वो 3rd इंच के मार्क पे है, 5 पे चली गई, 6 पे चली गई, 6 पे रुक के रेस्ट किया, 8 पे चली गई, 9 पे चली गई, 9 पे रेस्ट किया और 11 पे चली गई। एंट बी उसको कितने बार मिलेगी? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4th, 5th, 6th, 7, 8, 9. So ant A and ant B will meet each other 3 times in the first 10 minutes. 100% एक्यूरेसी चाहिए क्योंकि टीटा टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कितना इजी है, करेक्ट? ऐसे ही होता है। जो टीटा टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो कंपैरेटिवली बहुत इजी होते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। When ant A reach a height of 12 inch on the wall, इसको अभी पहुंचा दो ना, 2 इंचेस जाएगी, फिर से 1 इंच जाएगी और फिर उधर रेस्ट करेगी, करेक्ट? तो कौन सा टाइम है ये? था मेरा 10वां मिनट, ये है 11वां मिनट, करेक्ट?
So ant A will reach the wall or reach the 12 inches point or mark on the wall at 11th minute. तो उन्होंने क्या बोला है, देन द एंट बी इज x इंचेस बिहाइंड. अभी ये जो विदाउट ब्रेक वाला था वो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए एप्लीकेबल था. क्वेश्चन नंबर 7 के लिए फिर से उसको ब्रेक लेना जरूरी है. करेक्ट. तो एंट बी का जो टोटल डिस्टेंसेस कवर्ड है वो मुझे रिवाइज करना पड़ेगा. ठीक है. एट द एंड ऑफ 11th मिनट तक उसको फाइंड आउट करना है. सो एंट बी का 1 2 3, फिर वो 4th मिनट पे रेस्ट लेती है, 3 इंचेस पे जाएगी, फिर से 4 इंचेस, 5 इंचेस, 6 इंचेस, फिर 5th 6th 7th मिनट 8 मिनट पे रेस्ट लेगी, 6 इंचेस पे रहेगी. करेक्ट. 9वें मिनट में वो 7 इंचेस पे रहेगी, 10वें मिनट पे 8 इंचेस पे रहेगी और 11वें मिनट में 9 इंचेस पे रहेगी. सो when ant A reach a height of 12 inches on the wall, then ant B is 3 inches behind the ant A. Clear guys? समझ में आ रहा है? So this is how we are expected to deal with the cat level questions. अगर आपको ऐसे ही तरीके के कैट लेवल के क्वेश्चंस सीखने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं, तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. हमने यहाँ पे कैट के पूरे क्वांट, डीआईएलआर एंड वीआरसी के PYQs अपलोड करके रखे. ऑल द बेस्ट.